सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 26 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। तो ये शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। तो आज के संपादकीय में जिक्र करा गया है चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की राह, भरोसे पर घात और सावधानी का तकाजा। शैक्षिक संस्थानों को आमतौर पर छात्राओं के लिए सुरक्षित परिसर माना जाता है, मगर ऐसी किसी जगह पर जब उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जाती है और धमकाकर यौन उत्पीड़न किया जाता है तो ये एक व्यापक चिंता का विषय बनता है। दिल्ली में वसंत कुंज स्थित एक प्रबंधन संस्थान में खुद उस संचालक ने छात्राओं से जैसा बर्ताव किया उसने संस्थान पर भरोसे को तार तार कर दिया है। अब गौरतलब है कि इस मामले का मुख्य आरोपी कथित अ, स्वयंभू धर्मगुरु ये बाबा है जो संस्थान का एक संचालक भी था। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए छात्रवृत्ति के तहत पढ़ाई कर रही कई छात्राओं को वह काफ़ी समय से अलग अलग रूप से प्रताड़ित कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि इतनी संवेदनशील शिकायत पर संस्थान के अधिकारियों ने अब तक सूझ ली जब विवाद ने तूल पकड़ लिया। एक शर्मनाक पहलू यह भी है संस्थान की महिला कर्मी पीड़ित छात्राओं पर आरोपों की बात मानने के लिए दबाव डालती थी। आरोपी की बात मान डालती थी। संस्थान के अपने प्रभाव के कारण आरोपी ने केवल अभद्रता करता रहा बल्कि किसी भी कार्रवाई से बचता रहा। मतलब इसमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व पाया गया है जिसमें कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को बच्चियों को पढ़ाई के नाम पे संस्थान में लाया तो गया मगर बाद में उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने का प्रयास करा गया। इस पूरे मामले में न केवल संबंधित संस्थान बल्कि कानून व्यवस्था की भी बड़ी नाकामी है। एक ऐसे व्यक्ति जिसके पुराना आपराधिक अतीत रहा हो वह राजधानी के नामी प्रबंधन संस्थान का संचालक कैसे बन जाता है यह या बना रहता है। संस्थान के परिसर में इस कथित स्वयंभू बाबा की महंगी कार भी बरामद हुई जिस पर राजनयिक नंबर वाली जाली प्लेट लगी थी। आरोपी की आपराधिक गतिविधियां सामने आने के बाद संस्थान ने उससे सभी संबंध जरूर समाप्त करने की बात कही, लेकिन सवाल है कि यौन उत्पीड़न संबंधी गंभीर शिकायतों के बावजूद लंबे समय तक उसे प्रबंध समिति का सदस्य और पदाधिकारी कैसे बनाए रखा गया, जबकि धोखाधड़ी और छेड़खानी के मामले उस पर पहले से ही दर्ज थे। कमज़ोर तबकों के परिवारों और उनकी बच्चियों ने भरोसे के साथ पढ़ाई के लिए उस संस्थान को चुना होगा, मगर वहाँ उनके भरोसे से जैसा खिलवाड़ किया गया इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी। अब यहाँ पे कई पॉइंट्स निकल के आते हैं, बिंदु आ रहे। पहली बात तो ये कैसे एक आपराधिक हिस्ट्री वाले व्यक्ति को संस्थान चलाने की अनुमति दी। दूसरी बात है ये अभी तक कैसे कोई भी सरकारी महकमे की नज़र में नहीं आया था कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासनिक लापरवाही नज़र आती भी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले संपादित समग्र समाज की संवैधानिक का तकाजा। किसी भी विरोध प्रदर्शन में अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग सामने रखी जाए तो उसके अंजाम तक पहुंचने और सर्वमान्य हल निकालने की उम्मीद की जा सकती है। विडंबना यह है कि कई बार मुद्दे सुलगते रहते हैं और सरकार को वक्त पर उसका समाधान निकालने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वही लंबे वक्त टालमटोल या कोताही आखिरकार असंतोष की स्थिति पैदा करती है। फिर जब कई बार उसे संभालना मुश्किल हो जाता है तो लय में घटनाएं हो जाती हैं। फिर सरकारें जब बहुत ही बड़ी मैग्नीट्यूड पर पहुंच जाती हैं तब एक्शन डैमेज कंट्रोल के रूप में करती हैं जो कि कहीं ना कहीं और नुकसान दे जाता है। अब लेह में बुधवार को किसी हुई हिंसा इन्हीं स्थितियों का नतीजा रखती हैं। गौरतलब है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में लोग आंदोलन पर उतरे हुए थे। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी 2 हफ्ते से भूख हड़ताल पर थे, मगर बुधवार को यह प्रदर्शन हिंसक हो उठा और लोगों ने भाजपा कार्यालय को भी आगे आग के हवाले कर दिया। इसके बाद कहीं ना कहीं आंदोलन भी आक्रामक हो गया था। अब लद्दाख के युवाओं को, छात्राओं को और जो यंग जनरेशन है उनकी मांग है कि लद्दाख को जो लंबे समय से एक तरीके से उनकी मांग है कि कुछ भी दिया नहीं जा रहा है, ना रोज़गार है, ना कोई प्रशासनिक आज़ादी है। वो सिर्फ
अस्तित्व में है, मगर उसमें वहाँ पे जनहित में कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। अब ये मुद्दा कहीं न कहीं अनुच्छेद 370 से जुड़ा हुआ है, जिसे सरकार ने पहले भी कई बार बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करा था। अब सवाल है कि अपनी मांगों के साथ कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों के सामने आखिर कैसी स्थिति पैदा हुई कि उन्होंने हिंसक रास्ता अख्तियार कर लिया। पिछले कई दिनों से वहाँ जैसे शांतिपूर्ण हालात थे, उसमें अराजकता को अचानक उपजी किसी स्थिति का नतीजा मानना थोड़ा मुश्किल लगता है, खास तौर पर जब पूर्ण राज्य का दर्जा और छुट्टी छठी अनुसूची में शामिल करने का सवाल नया नहीं हो। इसके अलावा लेह और कारगिल के अलग अलग लोकसभा सीटें तय करने और रोजगार में आरक्षण की मांग भी अहम मुद्दे हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद केंद्र सरकार की ओर ये आश्वासन दिया गया था कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इस बात को करीब 5 वर्ष हो गए, लेकिन अभी इस पर स्थानीय समूहों, लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल लोकतांत्रिक गठबंधन के साथ सिर्फ बातचीत ही चल रही है। सरकारों ने जो वादा करा था कि पूर्ण राज्य दर्जा दिया जाएगा, इससे क्या होगा कि वहाँ पे लोकसभा आयोग का कमीशन बनेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। फिर राज्य को चलाने के लिए कई चीज़ें होती हैं, फंक्शन करने के लिए वो वहाँ पे अस्तित्व में आएगी, संस्थानें बनेंगी और कहीं न कहीं वो फुली ऑपरेट कर पाएगा। आखिर केंद्र सरकार कोई घोषणाओं के समानांतर लद्दाख के लोगों की स्पष्ट मांगों के बावजूद सबसे संवेदनशील और ज़रूरी मुद्दों पर बातचीत के ज़रिए शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने को लेकर सहमति बनाने को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? अब जब तक वो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, तब गवर्नमेंट ने लाइटली लिया। जब वायलेंस हो गया वहाँ पे, तब इसे एक तरीके से नेगेटिवली पोर्ट्रे कराया जा रहा है। सच यह है कि जब प्रमुख मांगों को पूरा करने या समस्या का सर्वमान्य हल निकालने को लेकर कोताही बरती जाती है और टालमटोली किया जाता है, तो उससे जुड़े अन्य मुद्दे भी अपना असर डालने लगते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान वहाँ बेरोजगारी एक जटिल समस्या बन कर उभरी है। ऐसी शिकायतों ने वहाँ तूल पकड़ा कि अलग अलग बहाने बनाकर स्थानीय लोगों को नौकरियां से बाहर रखा जा रहा है और लद्दाख को संरक्षण भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे में स्थानीय लोगों, खासकर रोजगार की उम्मीद में वक्त काटते युवाओं के बीच स्वाभाविक रूप से असंतोष ने जड़ें जमाना शुरू कर दिया। इसीलिए कई एक होता नहीं कि एक तरीके से पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स हो जाते हैं, डोमिनो इफेक्ट। लोगों की सारी समस्या उनके सामने आना शुरू हो गई, जो कि लंबे समय से इग्नोर करी जा रही थी। अब लेह में भड़की हिंसा की तुलना कुछ लोगों ने नेपाल के जेंजी से करने की कोशिश की है। हालांकि ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय देशों में क्या हो रहा है उसका ज़रूरी नहीं है कि आपके देश में हो रही घटना से कोई लिंक हो। बेहतर हो कि हमारे देश में अराजकता की स्थिति ना उपजे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सरकार बिना देर की आंदोलनकारियों की मुख्य मांगों और समस्याओं के मूल बिंदुओं पर विचार करके एक ठोस कदम उठाए। बिल्कुल, एक पॉजिटिव आउटकम निकाले और पॉजिटिवली इस पर सोचा जाए। अगला चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की राह। विकेश कुमार बटोला साहब लिखे हैं कि कुछ समय से पहले आंकड़े आए कि इस वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में भारत का आर्थिक वृद्धि मूल्य उम्मीद से अधिक 7.8% तक चला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मनमाने तरीके से भारत पर 50% शुल्क लगाए जाने के क्रम में दिए गए उनके वक्तव्यों में से एक यह भी था कि भारत की अर्थव्यवस्था एक असफल अर्थव्यवस्था है। ये ट्रंप साहब ने कहा था। इसका भारत ने विरोध किया, मगर ये विडंबना है कि अमेरिका मूल की जिन विभिन्न वैश्विक मूल्यांकन एजेंसियों ने अप्रैल जून तिमाही में दुनिया के सभी देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि मूल्य सर्वाधिक होने का पूर्वानुमान लगाया था, उसी देश के राष्ट्रपति ने भारत को नाकाम अर्थव्यवस्था कहा। अमेरिका को निर्यात होने वाली भारतीय वस्तुओं तथा कुछ सामग्रियों पर 50% शुल्क लगाने से फिलहाल जो भी नुकसान होगा उसका आकलन बाद में आएगा और उपाय भी निकलेंगे, मगर पूर्व निवारक उपाय के रूप में देश के कृषि एवं सेवा क्षेत्र के उत्तम प्रदर्शन के बल पर सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि लगभग तय है। हमारी अर्थव्यवस्था और दूसरे देशों के मुकाबले अधिक संतुलित है। जिन क्षेत्रों के कारण आर्थिक मूल्यों में वृद्धि हुई है उनमें प्रमुख रूप में कृषि, होटल, वित्तीय एवं जमीन जायदाद कारोबार जैसी व्यवसाय सेवाएं सहायक रही हैं। कई सेक्टर्स हमारे बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। दुनिया में के सभी देशों के वो पीछे कर भारत अभी भी सर्वाधिक तेजी से प्रगति करने वाला अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल जून की तिमाही में दुनिया के दूसरे संपन्न देश के चीन की जीडीपी में 5.2% की आर्थिक वृद्धि हुई है, जो भारत में 2.6% कम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त के आरंभ में वर्ष 25-26 की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% लगाया था। इसके अनुसार भारतीय जीडीपी प्रथम तिमाही में 6.5, द्वितीय तिमाही में 6.7 और तृतीय तिमाही में 6.6 तथा चतुर्थ तिमाही में 6.3% तक बनी रह सकती है। मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिवली हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो हमें दिख रही है।
भारत के संदर्भ में वर्तमान तिमाही अवधि से पहले जीडीपी में जो उच्चतम वृद्धि हुई थी वह वर्ष 24 की अंतिम तिमाही जनवरी मार्च में 8.4% थी। उस दौरान भारत पर अमेरिका की ओर से शुल्क संबंधी तथा अन्य भू राजनीतिक दबाव प्रचार स्तर पर ही थे और वास्तविक रूप से लागू नहीं किए गए थे। तब 8.4% का आर्थिक वृद्धि मूल्य था, लेकिन अभी की तिमाही में तो अमेरिका से लेकर यूरोपीय देशों तक ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के मामले में भारत से अधिक आर्थिक भेदभाव किया और यही नहीं, अर्थव्यवस्था से संबंधित अन्य प्रतिबंध लगाए जाने लगे। इन वैश्विक झंझावतों अपेक्षा और तमाम कठिनाइयों में भी अब यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि मूल्य 7.8% है तो यह आर्थिक उन्नयन का ही एक उदाहरण है। अभी हमने कहा ग्रोथ हमारी रेट मेंटेन चल रही है, तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी का सक्सेस है। ये कामयाबी है इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ की कि हमने यूएस द्वारा कितनी भी चैलेंजेस दिए गए, टैरिफ वगैरह लगा कर पॉलिसीज़ में चेंज करके भारत को बदनाम करके, फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था वहीं की वहीं मजबूती से खड़ी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी को 7.8% मूल्य वृद्धि में सर्वाधिक भूमिका 3.7% के साथ कृषि क्षेत्र का ही है, जो वित्त वर्ष 24-25 की अप्रैल जून तिमाही में 1.5% थी। अब वित्त वर्ष 25-26 की प्रथम तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का वृद्धि मूल्य बढ़कर 7.7% का हो गया है, जबकि एक वर्ष पहले इसी तिमाही में क्षेत्र की वृद्धि मूल्य 7.6% थी। वर्तमान वित्त वर्ष की प्रस्तुत तिमाही ही नहीं बल्कि आगामी तिमाहियों में भी घरेलू मांग बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है, जो कि एक और वर्षा ऋतु में अधिक बारिश कृषि क्षेत्र को फायदा पहुंचाएगी। वहीं त्योहारों महीने में बाजारों में उपभोक्ताओं के आने से कारोबार चमकेगी। पॉजिटिव है आने वाले समय में ग्रोथ रेट भारत की, और भारत पर अमेरिका शुल्क के प्रभाव का व्यापक आकलन नवंबर 25 के बाद ही संभव है। तब तक ब्रिटेन के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते की धरातल पर आने के बाद परिणाम आने की संभावना है। और यह भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाले विचलन, ठहराव और असंतुलन को न्यूनतम सीमा तक थाम सकेंगे। देखिए फेस्टिव सीज़न आ रहा है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स मार्केट में परचेजिंग करेंगे तो अर्थव्यवस्था चलेगी, साइक्लिक होगी। और इसके अलावा बेहतर बारिश वर्षा में देखने को मिली है बीते कुछ महीनों में, वो भी पॉजिटिव हमारे लिए आउटकम देगा। अब यदि चीन के साथ भारत के भू राजनीतिक संबंधों में दीर्घकालीन संतुलन स्थापित होते हैं तथा ये निरंतर बना रहता है तो निश्चित रूप से दोनों देशों को परस्पर व्यापारिक सहभागिता बढ़ेगी। इसके जरिए न केवल भारत बल्कि चीन के लिए भी आर्थिक प्रगति के नए अवसर पैदा होंगे। चीन तथा भारत यदि साथ मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था चलाएंगे तो अमेरिका की को और झुका हुआ वैश्विक शक्ति का पलड़ा दक्षिण एशिया क्षेत्र की ओर अवश्य घूमेगा। इस दिशा में शासकीय अर्थव्यवस्था संभालने वाले वित्त मंत्रालय सहित सभी वित्तीय प्रतिष्ठानों को कई नए उपाय करने के साथ ठोस कदम उठाने होंगे। बिल्कुल हमें यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। देखिए चैलेंजेस तो हर अर्थव्यवस्था देश को आते हैं और इंटरनेशनल प्रेशर्स तो समय समय पर संस्थानें प्ले करती ही हैं, देश प्ले करते हैं, संस्थानों के माध्यम से डोमिनेट करना चाहते हैं दूसरे देशों को, पॉलिसीज़ को, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को। मगर मजबूत नीतियाँ किसी भी देश की होती तो वो ऐसी समस्याओं से आगे देश को ले जाती हैं कामयाबी की तरफ। भारत को अमेरिकी चुनौतियों तथा वैश्विक अस्थिरता के बीच अर्थव्यवस्था के स्वदेशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के कारकों का ध्यान रखना होगा। आर्थिक रूप में निरंतर शक्ति संपन्न बनने की दिशा में कार्य करना होगा। यदि आर्थिक प्रगति के आधार पर भारत कभी चीन और अमेरिका से आगे बढ़कर प्रथम पंक्ति में खड़ा होगा तो इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। भारतीय अर्थतंत्र में जितना अधिक मजबूत होगा वैश्विक की अर्थव्यवस्था उतनी ही सुगठित और स्वस्थ होगी। बहुत बढ़िया संवाद की है अर्थव्यवस्था को लेकर। आगे देखते हैं आज के खेल जगत और अर्थव्यवस्था की संबंधित खबरों को लेकर क्या क्या बात कही गई है। अभी तो हाल ही में यूएनजीए की जो मीटिंग है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। और एएफसी एशिया कप में भारत ने जो अच्छा प्रदर्शन करा है
उसके साथ ही साथ विश्व पैराथलेटिक्स में भी चैंपियनशिप में उम्मीद है आने वाले समय में भारत की टीमें कामयाब होंगी। इसी के साथ आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत